हम पहुंच गए हैं जेवर में और ये जानने की क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। हाँ, थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि हमने मिर्ज़ापुर के दोनों सीज़न देखे हुए हैं। मैं बस अपनी ज़ुबान पे लगाम रखे हुए हूँ और सबसे पूछ रहा हूँ कि किसी के पास सेंटर फ्रेश है क्या। चलिए थोड़ा आगे जाके बातचीत करते हैं लोगों से। ओ मेरी मैया, ये तो गोबर है। आप इतने क्यों परेशान? नमस्कार, मैं आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं thescoopbeats.com। और हम आप पहुँचे हैं जेवर, जहाँ पे हम एमएलए धीरेंद्र सिंह के ऑफिस में आप पहुँचे हैं। यहाँ पे हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनसे जानेंगे जेवर के बारे में कि लोग यहाँ पे खुश हैं, नाराज़ हैं, क्या हैं और यहाँ का विकास दर उन्होंने कितना ऊपर किया है। चलिए इनसे पूछते हैं कि हाँ, क्या क्या विकास का दर रहा है जेवर का अभी तक और कैसे ये सोचा है कि जेवर में इंटरनेशनल इतना बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। सर कुछ इस बारे में बताइए। देखिए, जेवर वह विधानसभा है जो सन 2017 से पहले बहुत पिछड़ी हुई विधानसभाओं में शुमार थी और आज सन 2017 के बाद आज के जो हालात हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जेवर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनेगी और भारत में जो विदेशी पूंजी निवेश है उसका एक प्रमुख माध्यम जेवर बने। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जेवर को औद्योगिक विकास के डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने की योजना बनाई है, वह यहाँ प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जो एशिया का सबसे बड़ा है, या शीघ्र ही फिल्म सिटी की स्थापना यहाँ होने जा रही है, या फिर ऐसे उद्योग धंधे जिनसे लाखों नौजवानों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, जिसमें हैंडीक्राफ्ट और अपैरल पार्क जैसे उद्योग भी हैं जहां महिलाओं को 70% रोजगार मिलेगा। तो यह जो परिवर्तन है यह सिर्फ 4.5 साल का परिवर्तन है और उसके लिए मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका श्रेय देना चाहूँगा, जिन्होंने जेवर, जहाँ का मैं विधायक हूँ और जो बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा थी, वह दुनिया का एक बेहतरीन औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर जितने भी दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, सन 2024 तक जेवर का भी नाम उन बड़ी जगहों के साथ शुमार हो जाएगा। सर पहले फिल्म सिटी और अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई और जगह ही बन सकता था, लेकिन जेवर ही चुना गया। फिर उसके बाद फिल्म सिटी के बाद एयरपोर्ट, मतलब अचानक से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? वो लगन है, मेरा वायदा था लोगों से जेवर एयरपोर्ट जेवर में लाने के लिए, जो मेरा मैनिफेस्टो था, जनता से वायदा किया था मेट्रो का, जेवर एयरपोर्ट का, औद्योगिक विकास का। तो इन वायदों को पूरा करने के लिए जनता ने मुझे वोट दिया और उनके उस कर्ज के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहा। लेकिन उससे भी बड़ा एक जो कारण है वो है यहाँ की भौगोलिक स्थिति। आप देखें कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो मुंबई और कलकत्ता को जोड़ता है वो यहाँ नज़दीक है, ईस्टर्न पेरिफेरियल यहाँ नज़दीक है और यमुना एक्सप्रेसवे आगे जाकर लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड से मिलेगा। हरियाणा के फरीदाबाद से हम कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं, जिससे 15 मिनट में बल्लभगढ़ से व्यक्ति जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। पर्यावरण के लिहाज से पॉट टैक्सी की भी योजना नोएडा से और एयरपोर्ट को जोड़ने की है। मेट्रो का भी प्रोजेक्ट बन चुका है। तो अगर हम जल मार्ग को छोड़ दें तो ये एक बेहतरीन आवागमन के साधनों से सुसज्जित एरिया बनने जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो विकास के लिए अति महत्वपूर्ण हो गई थी और मैं समझता हूँ यह एक कारण रहा होगा कि यहीं सारे विकास हों, इसलिए जेवर को चुना गया होगा।
मतलब कि सीधे सीधे देखा जाए तो 2022 की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसमें चुनाव 2022 में हो या 24 में हो या आने वाले समय में हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है और देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है, वो चाहते हैं कि हम आने वाले समय में इस देश की और प्रदेश की जो अपार जनसंख्या है उसकी सुख समृद्धि के लिए किस तरीके से ऐसे संसाधन और साधन विकसित करें जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके, लोगों का जीवन स्तर उन्नत हो सके। तो यह जो परिकल्पना है वो देश के प्रधानमंत्री की है और उसे साकार करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ माहौल दिया है पूरे प्रदेश में। वो सुरक्षा हो, व्यापारियों की सुरक्षा हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ये सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो पुरानी सरकारों में इस प्रदेश में नहीं थी, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्थापित की हैं, जिससे यह क्षेत्र और उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक निवेश करने वाले लोगों की पसंदीदा जगह बन चुका है। कोरोना की 2 लहर हमने झेली हैं, पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर में थी, लेकिन उस समय भी जेवर में जो निवेश हुआ वह चौंकाने वाला है। आर्थिक मंदी होते हुए भी यहाँ काफ़ी निवेशकों ने अपना पैसा लगाया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रदेश का और देश का जो नेतृत्व है वो विकासोन्मुख है। वो विकास के माध्यम से, औद्योगिक विकास के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके देश के करोड़ों लोगों के लिए ऐसे साधन मुहैया कराना चाहता है जिससे यह देश बहुत तेजी से विकसित हो सके और यहाँ बेरोजगारी ना हो, यहाँ साधन संपन्नता हो, खुशहाली हो सर्वत्र। तो इसी नज़रिए से सभी लोग कार्य कर रहे हैं। ये तो हो गई विकास की बात सर। मेरा ये सवाल है आपसे कि अभी इतना बड़ा कांड हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, जो हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने अपनी तीनों जो भी बिल थे वो वापस ले लिए हैं, फिर भी उनका आंदोलन ख़त्म नहीं होने आ रहा है। एक के बाद नई उनकी डिमांड्स हैं जो आ रही हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? लोकतंत्र में स्वाभाविक प्रक्रिया है विरोध दर्ज कराना अपना, और मैं किसान भाई जो विरोध दर्ज करा रहे हैं उनसे नाइत्तफाकी भी नहीं रखता, लेकिन उन्हें यह संज्ञानित भी करना चाहता हूँ कि सन 2004 में स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था। स्वामीनाथन आयोग वह आयोग जिसे जिम्मा सौंपा था तत्कालीन सरकार ने देश के किसानों को बदहाली से निकालना, उनकी उत्पादन लागत के सापेक्ष MSP का निर्धारण करना। तो वह रिपोर्ट 3 चरण में तत्कालीन सरकार को स्वामीनाथन ने प्रेषित की, सन 2005, सन 2006 और सन 2007 में। और तत्कालीन सरकारों ने उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को इसलिए प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि इससे देश का किसान खुशहाल हो सकता था। पूंजीवादी व्यवस्था के दबाव के चलते रद्दी की टोकरी में वह रिपोर्ट डाल दी गई। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने 2014 में देश की सत्ता संभाली, और उन्होंने रद्दी की टोकरी में से उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को निकलवाया जो इस देश के किसानों की खुशहाली का आधार थी। स्वामीनाथन आयोग ने स्वयं कहा कि अगर किसी प्रधानमंत्री ने मेरी रिपोर्ट पर विचार किया तो वह नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने पत्र भी जारी किया। उन्होंने उसी के सापेक्ष, आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण किया जिससे किसान को उसका वाजिब मूल्य उत्पादन लागत के सापेक्ष मिल सके। तो यह सारी चीज़ें किसान लोगों को समझनी चाहिए, जो तथाकथित समूह हैं किसानों के। और आप यह देखिए कि यह भावना जो किसानों की थी उसको देखते हुए तो देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लिए। इसके पीछे लागू करने में जो उद्देश्य था वह था कि जो पुरातन हमारी व्यवस्थाएं थी कृषि की, वो मंडी व्यवस्था हो या किसानों के उत्पाद को अच्छा बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो, या एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो हो, इसके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री चाहते थे कि हम पुरानी संरचना में थोड़ा बदलाव लाएं और जो निवेश है, बड़े बड़े जो लोग हैं, उद्योगपति हैं हमारे देश में, उनका निवेश हम कृषि क्षेत्र में भी ले जाएं।
हम एक ऐसी चेन तैयार करें कोल्ड स्टोरेज की, जिससे किसान का जो उत्पादन है उसे अगर सही रेट ना मिल पाए तो उसमें स्टोर कर दिया जाए। तो इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए कुछ किसानों के समूह ने देश के किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया। यह सहृदयता ही कही जाएगी देश के प्रधानमंत्री की कि उन्होंने जन भावनाओं की कद्र करते हुए, यद्यपि यह तीनों ही कृषि कानून किसानों के हित में थे, लेकिन जन भावनाओं की वजह से उन्होंने इन कानूनों को वापस लिया। जन भावनाओं की वजह से वापस लिया, इतना देर क्यों लग गया? नहीं, इसमें देर क्या, काफी समझाने का प्रयास सरकारों के स्तर से, जनप्रतिनिधियों के स्तर से किया गया। यह स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि यद्यपि यह किसानों के हित में लाए गए थे, लेकिन हमारे लोग किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे। इसलिए लोकतंत्र में जनभावनाएं सर्वोपरि होती हैं। अगर जनता का ये मानना है कि सरकार किसान विरोधी है, तो हम कृषि बिलों को वापस करते हैं, और अगर किसानों को लगता है कि इन बिलों के वापसी से किसानों की बदहाली दूर हो जाएगी और उन्हें खुशहाली वापस आ जाएगी, तो हम किसानों की भावनाओं के साथ हैं। चलिए, ये तो हो गया किसान आंदोलन की बात। 5 साल पहले आप किसी और पार्टी में थे, 5 साल बाद आपने भाजपा को ज्वाइन किया। तो क्या मोदी लहर की वजह से ज्वाइन किया, या आपने कुछ उसमें अच्छे कार्य देखे, या आप उनका साथ देखते हैं, उनका विकास देखते हैं? इसके पीछे का क्या कारण था? देखिए, सतत परिवर्तनशील होता व्यक्ति का व्यक्तित्व भी, उसका कर्तृत्व भी। एक जरूरत के मुताबिक हर प्रतिनिधि सोचता है कि उसके क्षेत्र का विकास कैसे हो। हम राजनीति किस लिए करते हैं, यह सोचने का विषय हम इसलिए करते हैं, हमने जिस जमीन पर जन्म लिया उसका विकास हो, यहाँ के लोग खुशहाल बने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भट्टा बारसोल आंदोलन में भी मैं सक्रिय था, और सन 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून बना उसके लिए हमने बहुत संघर्ष किए, और ब्रिटानिया हुकूमत के उस कानून को बदलवाया जहां किसानों की जमीनों का बलात् अधिग्रहण होता था। उसके बाद मैं कांग्रेस में रहा, 2012 का चुनाव भी लड़ा, बहुत मामूली अंतर से मैं हारा। बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कांग्रेस में कि जैसे उत्तर प्रदेश में राज बब्बर जी आ गए यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बनकर। तो उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा प्रांत है, वहाँ की भौगोलिक संरचना, सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं, उन्हें जानने वाला व्यक्ति अगर बनता यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, तो वो बेहतर समझ सकता था लोगों की भावनाओं को। फिर मेरा इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यह तो कह पाना असंभव था उस वक्त के बीजेपी की लहर आएगी, ये तो खुद बीजेपी को नहीं पता था। तो लोगों से मशवरा हुआ, यहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों का यही मंतव्य बना कि आप राजनीति करते हैं समाज के हित के लिए, जनता का हित कैसे हो। इसलिए यह निर्णय जनता के समर्थन से, जनता की भावनाओं को समझते हुए और उनके मशवरे से लिया गया था। यह भी सही है कि बड़ा अंतर्द्वंद रहा यह निर्णय लेने में, लेकिन अंततः निर्णय हो गया, और आज मैं समझता हूं कि वो निर्णय ठीक था। इस जेवर क्षेत्र के विकास के लिए ठीक था, यहाँ की लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उचित निर्णय था। अगर एक आम नागरिक के तौर पे आपसे पूछूं तो उत्तर प्रदेश का विकास आप कैसे देखते हो? हर व्यक्ति देख रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है। जो पहले अखबार पढ़ते थे लोग, अब विदिन सेकंड सारी बातें आप मोबाइल पे देखते हैं। मेरे बारे में भी आप स्टडी करके आए मोबाइल पे, तो सारी चीजें अब आपके हाथ में हैं, आपकी मुट्ठी में है। मैं ये दावा कर सकता हूं, अगर मैं अपने जेवर विधानसभा की बात करूं तो यह मेरा दावा है कि आजादी के बाद 70 सालों में जो इस विधानसभा में नहीं हुआ, वह इन 4.5 सालों में एक जनप्रतिनिधि ने कराया है। गांवों में करोड़ों रुपए के विकास, 589 करोड़ रुपए मैंने विकास कार्यों के लिए इस क्षेत्र में लगवाए, और इतना बजट, इतने गांवों में विकास आजादी के बाद तक नहीं हुए। आप अगर औद्योगिक विकास की बात करें तो इतनी समेट इस प्रदेश में हुई है। एक माहौल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है कि उद्योगपति यहाँ निश्चल भाव से आ सकते हैं और सुरक्षा की भावना से आ सकते हैं। तो यह तय है कि औद्योगिक विकास की जो गति योगी आदित्यनाथ जी के समय में प्रदेश ने पकड़ी, और वह जरूरी भी है।
क्योंकि हम पुराने संसाधनों से इस प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। 24 करोड़ जनसंख्या को हमें रोजगार देना होगा, उनकी खुशहाली के लिए हमें ऐसे रास्ते बनाने पड़ेंगे जो वक्त की ज़रूरत है। तो उन सारी चीज़ों को आज की सरकार ने समझा, योगी जी ने समझा, और आज उसी रास्ते पर वो चलते हुए इस प्रदेश को एक नया औद्योगिक आयाम देने जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि हमारी जो इकोनॉमी है पिछले 4.5 साल में दूसरे नंबर पर आ गई है महाराष्ट्र के बाद में। तो यह प्रगति का एक उदाहरण है आपके सामने। और जो निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है वह पिछली सरकारों की अपेक्षा काफ़ी भारी मात्रा में हुआ है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आज औद्योगिक माहौल बना है इस प्रदेश में, लोग अपने आप को यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और योगी जी का जो खौफ है माफियाओं के दिल में, तो उस खौफ ने काम किया एक आम आदमी को सुरक्षा देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, नौजवानों को एक आशा की किरण जगी है कि जब औद्योगिक विकास होगा तो निश्चित तौर से रोजगारों का सृजन होगा और हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एक औद्योगिक विकास की परिभाषा इस सरकार ने समझाई है पूरे देश को, वह आगे भी जारी रखने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सतत प्रयत्नशील हैं। और यह प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, जिससे उन्होंने जो कुछ इस प्रदेश के लिए किया है उस गति को और आगे बढ़ाया जा सके। चलिए, ये तो कुछ बात है। अब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं। सेंट जोसेफ कॉलेज से लेके और चौधरी चरण सिंह तक आपने पूरी लीडरशिप की है। तो आपका कॉलेज का सफ़र कैसा था? आप बचपन से ही नेता बनना चाहते थे या फिर कॉलेज में आके कुछ अलग सी भावना जगी इस बारे में? मैं देखिए, मैं ग्रामीण परिवेश में पैदा हुआ, बाहर में बेशक पढ़ा सेंट जॉन्स आगरा में, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी रहा मैं, लॉ कैंपस में 1.5 साल। तो राजनीति की कोई इच्छा नहीं थी, इच्छाएं और बहुत थी। इच्छाएं थी, अपना शौक था मुझे कि जो पुराना हमारा वास्तु विज्ञान है, ऐतिहासिक रूप से मैं देखता था मौर्य बुद्ध काल में क्या देश की सामाजिक स्थिति थी, क्या मान्यताएं थी। संगीत हुआ, तैराकी हुई, घुड़सवारी हुई, इन सारी चीज़ों का मुझे शौक था। तो राजनीति में आने का कोई इरादा उस वक्त था नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ लिख कर गाँव आया तब मैंने यह परिवेश देखा कि इस जगह को ज़रूरत है एक नेतृत्व की, जिसके माध्यम से यहाँ लोगों की तरक्की हो सके। और यह क्षेत्र जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे यहाँ सांसद भी बाहर के लोग आकर चुनकर चले जाते थे, रिजर्व सीट थी, एमएलए भी बाहर के लोग चुनकर चले जाते थे। उसके बाद वो फिर वोट मांगने ही आते थे, बीच में कभी उन लोगों के दर्शन होते नहीं थे। तो ये लोगों के मन में इच्छा थी कि कोई क्षेत्रीय व्यक्ति आगे बढ़े, जिसके लिए हम अपनी समस्याएं कभी भी किसी भी वक्त सुना सकें और फिर क्षेत्र का विकास कराने में भी सक्षम हो। तो ये मैं सोचता था कि जिस ज़मीन पर मैंने जन्म लिया उसके लिए मेरा फ़र्ज़ है कि उसका कर्ज अदा करूं। तो वह कर्ज अदा करने के लिए धीरे धीरे मैं सोचने लगा कि एक्टिव बनूं राजनीति में, और मैंने एक्टिविटीज़ प्रारंभ कर दी। उसके बाद रास्ता मिलता चला गया, यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। आज इस क्षेत्र की वजह से ही मैं 17वीं विधानसभा का विधायक हूँ उत्तर प्रदेश की, और मुझे इस बात का भी फक्र है कि मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा रहा 25 नवंबर को, जब देश के प्रधानमंत्री जेवर की सरजमी पर आए। और हम लोगों ने अपने आप को गौरवान्वित इसलिए महसूस किया कि देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन इस जेवर विधानसभा में आज तक कोई भी देश का प्रधानमंत्री नहीं आया। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पहले कोई गर्लफ्रेंड रही है? ये यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, ऐसा दरअसल हम लोग जिस सामाजिक परिवेश में रहे तो वहाँ गर्लफ्रेंड के बारे में जो है सोच थी नहीं लोगों की। लोग सीता का वह चरित्र याद करते थे जहाँ अपने पति के साथ उन्हें वनवास जाना पड़ता था। तो ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि कोई गर्लफ्रेंड बनाई जाए, या ना किसी ने इच्छा जाहिर की, इसलिए बिना गर्लफ्रेंड के ही जो जीवन यापन किया आज तक। और काफ़ी लोग कहते हैं कि आप युवा नेता हैं, तो मतलब
आप युवा नेता मानते हो अपने आप को? कहते हैं, वैसे मैं बुढ़ा हो गया, 55 साल मेरी उम्र है, फिर भी नौजवान काफ़ी जो है मेरे साथ रहते हैं। और वो मुझे क्यों नौजवान मानते हैं ये तो वो जाने या भगवान जाने, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। और ये भी सुना है कि बहुत आप साधारण व्यक्ति, तो साधारण आप जानबूझ के बनते हो या लोगों का विश्वास जीतने के लिए? नहीं, देखिए, सब जानते हैं कि अंततः लोगों को ज़मीन में मिलना है, तो क्यों ना हम ज़मीन की तरफ देखें, आसमान की तरफ ना देखें। तो ये शुरू से मिजाज रहा है, जहाँ मैं रहता हूँ उन लोगों के बीच में उन्हीं के अनुरूप बर्ताव करना और उन्हीं के साथ घुल मिल जाना। हम तब तक लोगों को बेहतर नहीं समझ सकते जब तक हम उनके बीच में उन जैसे ना बन जाएं। तो ये प्रयास रहा है, मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ का जो माहौल है उसी के अनुरूप मैं अपने आप को ढालूं, और अगर मैं शहर में जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि शहरी लोगों के अनुरूप ढालूं। तो ये देश काल और परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके के समाज में हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि मैं समाज के अनुरूप उन्हें सम्मान करूं और उन्हें ऐसा लगे कि मैं उन्हीं के बीच का एक व्यक्ति हूं, तो ऐसा मेरा प्रयास रहता है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे सर कि एमएलए धीरेंद्र सिंह अभी जेवर को और कितनी ऊंचाई तक देखते हैं? निश्चित तौर से जितनी ऊंचाई पे ध्रुव तारा है आसमान में, मैं चाहता हूं कि जेवर का नाम उस ध्रुव तारे के समान दैदीप्यमान हो, ऐसी मेरी इच्छा है। और जनता का एक कर्ज है मुझ पर, वह कर्ज है कि उन्होंने मुझे वोट देकर विधायक बनाया। तो जब तक मैं उनका कर्ज पूरी तरह से नहीं उतार लूंगा, जब तक जेवर को दुनिया में मशहूर नहीं कर लूंगा, जब तक यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित नहीं हो जाएंगे, तब तक मेरी भूख शांत नहीं होगी। मेरा मकसद है जेवर, और आज वह जेवर बदल रहा है। आप ये बैनर देखिए, बदलता जेवर हमारा लोगो। तो इसमें बहुत नौजवान इंटरेक्ट हो रहे हैं और हम नौजवानों से आग्रह कर रहे हैं कि आने वाला 1 या 2 साल, जो पौधा हमने सन 2017 में जो बीज लगाया था ज़मीन में, वह पौधा बना है और अब वह वृक्ष बनने जा रहा है 2022 के बाद। तो उस वृक्ष की जो छाया और फल होगी वह इस क्षेत्र के नौजवानों को ही नहीं, इस क्षेत्र के लोगों को ही नहीं, वरन उत्तर भारत के असंख्य लोगों को उस पेड़ की छाया और फल फायदा पहुंचाएंगे। इस नियत के साथ हम लोग जेवर के विकास में प्रयत्नशील हैं, ताकि हम माध्यम बन सकें अपने अन्य प्रांतों के नौजवान भाइयों का भी, उनकी तरक्की का, लोगों की खुशहाली का। कुल मिलाकर जिस लिए हमने जन्म लिया था इस ज़मीन पर, हमारा मकसद है कि वह जन्म सार्थक हो और हमें राजनीति में एक मुकाम मिला है, तो उस मुकाम के माध्यम से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकासोन्मुख कर सकें। यह हमारा इरादा है। एक और आखिरी सवाल है, बस इसके बाद सब खत्म करेंगे। 2022 के इलेक्शन को आप कैसे देखते हो? 2022 का तो चुनाव आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और बेशक हमारे समाज में जातीयता और ऐसे कुछ मुद्दे प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जेवर की जनता उन सारे मुद्दों को ध्वस्त करेगी और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग विकास के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे, विकास को आधार बनाएंगे। और मेरा तो मानना यह है कि आने वाला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो भी हम जेवर के माध्यम से लड़ेंगे, क्योंकि हम एक इसे ऐसा डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, एक ऐसा स्थान घोषित करना चाहते हैं जहां अगर किसी को देखना हो पूरे प्रदेश में और देश में, तो जेवर में आकर स्टडी कर सकता है कि यहाँ के किसानों ने देश के विकास के लिए किस लिए अपनी ज़मीनों को दान दिया, और उस जगह पर दान दिया जहाँ 2 इंच ज़मीन के लिए गोलियां चलती थी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए यहाँ के किसानों ने अपनी ज़मीनों को एयरपोर्ट के अधिग्रहण में दिया। तो यह एक उदाहरण है जेवर क्षेत्र अन्य लोगों के लिए किस तरीके से हम सकारात्मक सोच के साथ किसी क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मौजूद थे जेवर के एमएलए धीरेंद्र सिंह के साथ। उन्होंने जेवर के बारे में काफ़ी कुछ बताया, अपने एमएलए सेशन के बारे में, जो उनके 2017 से लेकर 22 तक जो भी उनका चला सत्र, उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया। हमें फिल्म सिटी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, जनता के बारे में काफ़ी कुछ बताया, विकास के बारे में काफ़ी कुछ बताया। और तो ख़त्म करते करते एक सवाल आखिरी मेरा बचा ही रह जाता है हर बार, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको स्कूप बीट्स के साथ मिलकर कैसा लगा?
नहीं, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं और ईश्वर आपको तरक्की दे, आप आगे बढ़ें, मेरी यही प्रार्थना है। बड़ा अच्छा लगा बच्चों से मिलकर, और मैं कहीं भी अगर आपके किसी काम आ सकूं जनप्रतिनिधि होने के नाते तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत बधाई जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। कैमरा पर्सन मनु साहू के साथ आयुष श्रीवास्तव, द स्कूप बीट्स।